चलिए स्टाइकियोमेट्री का मतलब हम समझते हैं। स्टाइकियोमेट्री यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री का मतलब पहले समझो, फिर कोफिशिएंट का मतलब समझाता हूँ। देखो स्टाइकियो का मतलब होता है मास, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट यानी मास का मेजरमेंट, मास का मापन। ठीक है ना। और यहाँ पे जस्ट बगल में आप जोड़ दीजिए कोएफिशिएंट, यानी मास को मेजरमेंट करने वाला या मास को मेजर करने वाला कोफिशिएंट होता है। समझ पा रहे ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में मास दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, मास। क्या दिखा रहा है, मास। ध्यान से समझिएगा। अब मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो मास होगा वो कई सारे टाइप का हो सकता है। मतलब मास हम जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो एक्चुअल में इसका मास ही हो। जैसे एक्चुअल में कहाँ से ये आया था ये भी मैं समझा दूँ। ये हम लोगों ने बैलेंसिंग के अंदर सीखा हुआ। बैलेंसिंग के अंदर सीखा क्यों हुआ है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए मिलता है लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मास, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मास, कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कभी भी मास जो होता है वो ना डिस्ट्रक्ट होता ना क्रिएट होता है। मतलब ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता ना ही क्रिएट किया जा सकता, वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट होता है तो इधर जितना होना चाहिए, मतलब मान लो एक रिएक्टेंट है, वही कन्वर्ट हो रहा है ना प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट ही तब्दील हुआ है प्रोडक्ट के अंदर, तो रिएक्टेंट का जितना मास था उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बैलेंसिंग का यूज़ करते हैं। समझ पा रहे हैं, ये जो नंबर होता है ये आके बैलेंस कर रहा होता है मास को, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट एक्चुअल में इसका नाम होता है। स्टाइक मतलब जो मास को मेजर करके क्या कर रहे हैं, मतलब मास को मेजर करके वहाँ पे क्या कर रहा हो, डिनोट कर रहा हो, यानी इसका काम ही यही है। समझ पा रहे हैं। एक्चुअल में मैंने क्या लिख दिया, S2 के बगल में 3, तो इसका मतलब ये S2 को 3 बार में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी S2 का मास 3 गुना हो चुका है। तो ये जो कोफिशिएंट है वो एक्चुअल में मास को मेजर करने वाला कोफिशिएंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये जो मास, मतलब यहाँ पे मैं केवल मास का मेजरमेंट करूँ, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं वॉल्यूम भी देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे ऊपर है कि मैं क्या ले रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने वॉल्यूम के टर्म में बात करी थी पूरे रिएक्शन के अंदर, है ना, तो इसका मतलब रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम होगा बाद में वही वॉल्यूम प्रोडक्ट का हो जाएगा। तो मैं वॉल्यूम को बैलेंस करने लगूंगा। मैंने कॉन्सेंट्रेशन को ले लिया कि भैया प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, वही प्रोडक्ट जो कॉन्सेंट्रेशन बाद में किसका हो जाएगा, प्रोडक्ट का हो जाएगा। तो मैं किसी भी टर्म में बात कर सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा मैं मोल्स में बात कर सकता हूँ कि जो मैंने रिएक्टेंट लिया है वो किस में है, कितने मोल्स है रिएक्टेंट, तो फिर बाद में वही उतना ही मोल्स क्या बनना चाहिए मेरा, प्रोडक्ट। समझ पा रहे ना। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मास। ओरिजिनल थ्योरी मास ही है भाई, मास पर क्या है, डिपेंड करती है। ठीक है ना भाई, वॉल्यूम में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है मास में डिफरेंस आएगा। समझ पा रहे ना। अच्छा, इसके बाद फिर देखो, इसके बाद और देख सकते हो, जैसे कि मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल भी मैं देख सकता हूँ भाई, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इधर है उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल इधर भी होने चाहिए। तो ये मास कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये कहने का मतलब है। ओके, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट का मतलब जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए, इसी के लिए आता है बेचारा वो। यानी सिंपली हम इसको बैलेंसिंग के लिए करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं मैंने आपको समझा दिया, जितना इधर रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये क्या है आपका स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट। आई होप समझ गए होंगे आप, है ना। अब समझिएगा ध्यान से, एक कहानी और। चलिए इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इससे होगा क्या, थोड़ी देर के लिए मैं इसको रोकूंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। इससे होगा क्या ये समझिएगा। अब जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे a है, फिर +2 भी है, और यहाँ से बना है 3c। ठीक है ना, यहाँ से समझना। अब मैं अगर बात करूं किसके कॉन्सेंट्रेशन की, मतलब मान लेता हूँ कि मैं a का कॉन्सेंट्रेशन देख रहा हूँ, फिर b का कॉन्सेंट्रेशन देख रहा हूँ, फिर c का कॉन्सेंट्रेशन देख रहा हूँ। क्या ये तीनों के तीनों बराबर होंगे, क्या ये तीनों बराबर होंगे भाई। इनका जो रेट होगा चेंज होने का, या इसका जो रेट होगा चेंज होने का, या इसका जो रेट होगा, तीनों का अलग अलग है। रीजन, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। जैसे ये जितना है इसके 2 गुने पे ये है ना, और ये जितना है इसके 3 गुने पे ये है। समझ में आ रहा है ना। यानी जितना कॉन्सेंट्रेशन ए का है इसका 2 गुना बी का है, और उसके बाद 3 गुना करोगे तो सी का आएगा। नहीं समझे, नहीं मतलब मान लो अगर मैं आर ए ले रहा हूँ, आर ए मैं यदि ले रहा हूँ, तो आर ए क्या है सर, आर ए का 2 गुना क्या है, बी है ना। तो अगर मैं आर बी को बराबर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आर बी, बड़े अच्छे से समझना, मैंने लिखा कि आर बी, तो आर बी के बराबर अगर मुझे आर ए को करना पड़ेगा तो मुझे उस कंडीशन में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, नहीं मतलब यार ए जितना है उसका 2 गुना है बी, उसका 3 गुना है सी। आ रहा है समझ में। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये कॉन्सेंट्रेशन है,
कि भैया ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन एंड सी का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तीनों बराबर नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो ए प्लस 2b फिर प्लस 3c, क्लियर है ना? मतलब सॉरी, यहाँ पे एरो है फिर 3c लिखा है, इसका मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोगुना है एज कम्पेयर टू इसके, और फिर सी का इनका तिगुना है। इनका तिगुना मतलब इसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में तिगुना है, ये है ना? अब मैं अगर आर ए को मैं आर बी के बराबर लिखना चाहता हूं तो मैंने देखा कि आर बी तो दोगुना है ना? आर बी तो दोगुना है, तो मुझे अगर आर ए को आर बी के बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। या सीधा सीधा मैं ये भी लिख सकता हूं कि आर ए बराबर आर बी बाई 2। आ रहा है समझ में? आर ए इज इक्वल टू आर बी बाई 2। ऐसे ही अगर मैं चाह रहा हूं कि आर ए को मैं बराबर कर दूं आर सी के, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? आर ए को अगर मैं बराबर करना चाहता हूँ आर सी के, तो सी कितना है सर? 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना करोगे तब ना, इससे 3 गुना है ना, तो 3 गुना इसका कर दोगे तो हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? आर सी बाई 3। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? अब मैं सबको बराबर कर दूं, यानी अब लिखना चाहूँ बराबरी वाला साइन, तो आर ए बराबर आर बी बराबर आर सी अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो ध्यान से देखो, आर बी जो होगा आर ए के कितने के बराबर, मतलब आर ए इज इक्वल टू कितने में आर बी? सर आधा कर दोगे, यानी आर बी का आधा है आर ए, आर सी का 3 पार्ट कर दोगे तो आर ए है। ये सर नो, फिर से यहाँ पे देखो आर ए, आर बी और आर सी तीनों को मैं क्या करना चाहता हूँ? बराबर करना चाहता हूँ। तो आर ए जो है आर बी का आधा है और आर सी का तीसरा भाग है, ठीक है? क्लियर है? यानी ये तीनों को मैं क्या कर सकता हूँ? बराबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात आपको समझ में आ चुकी है, क्योंकि अब आप यहाँ से एक और चीज़ पकड़ सकते हो, ठीक है ना? यहाँ से मैं इसको मिटाऊँ, ठीक। अब देखो इसी को पकड़ के हम कहाँ पे पहुँचेंगे? तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे कि देखो एक चीज़ एक और यहाँ पे सीख लो कि जो रिएक्टेंट होता है ना, जो रिएक्टेंट है इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है रिएक्टेंट के लिए। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोल रहा हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन, यही बोलता हूँ ना मैं बार बार, रेट ऑफ रिएक्शन मैं निकाल रहा हूँ। तो वो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं चाहूँ तो अलग अलग टर्म के अंदर लिख सकता हूँ। जैसे मैं अगर चाहूँ तो मैं रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकता हूँ। अब मेरे पास सपोज कर लो रिएक्टेंट 2 टाइप के आ गए, एक ए आ गया और एक बी आ गया ना, ए और बी रिएक्टेंट है और ये मेरे पास क्या है? सी है प्रोडक्ट के रूप में। तो इनके लिए मैं यूज करूंगा कि भैया रेट ऑफ डिसअपियरिंग या डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब गायब होने में कितना समय लग रहा है, समझ पा रहे ना, कितना टाइम गायब होने में लग रहा है, ठीक है? और प्रोडक्ट के लिए मैं क्या यूज करूंगा? तो प्रोडक्ट के लिए मैं यूज करूंगा कि अपीयर कितने देर में, रेट ऑफ अपीयर, ठीक है ना? एक होगा रेट ऑफ डिसअपियर और एक होगा रेट ऑफ अपीयर। किसके लिए मैं यूज करूंगा? तो इन दोनों के लिए, चूंकि ये रिएक्टेंट है तो इनके लिए मैं क्या यूज करूंगा? रेट ऑफ डिसअपियर, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गायब होना। और यहाँ पे रेट ऑफ अपीयर, ठीक है ना? रेट ऑफ अपीयर, या यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं हम, एफ भी मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना? रेट ऑफ अपीयर या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? हाँ या ना? बोले कोई दिक्कत नहीं ना भाई? होना नहीं चाहिए ताकि दिक्कत आपकी बने, कोई समस्या में ना जाए आप। ओके, अच्छा थोड़ा सा और समझें। जो आर ओ आर होगा, आर ओ आर जो होगा वो एक्चुअल में आर ओ ए या आर ओ डी के डिवाइडिंग पोर्शन पे होगा, मतलब डिवाइडिंग कह रहा हूँ, कोफिशिएंट के बराबर होगा। देखो जैसे जो बगल में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, जैसे यहाँ पे क्या था? ए था प्लस बी था और यहाँ पे क्या बना हमारा? 3c, यहाँ पे 2b था। तो हम लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने लिखा कि जो आर ए है, ध्यान देना, आर ए जो है वो बराबर है आर बी बाई 2 के और यहाँ पे है आर सी बाई 3 के, है ना? तो ध्यान से देखो तो ये कोफिशिएंट ही तो है, इनका कोफिशिएंट इनके कहाँ आ गया? नीचे आ गया। अगर मैं ध्यान से समझो तो मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन देख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रेट ऑफ अपीयर एंड रेट ऑफ डिसअपियर और डिवाइड बाई कोफिशिएंट के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भाई। अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो भाई उसका यूज तो करोगे ना, मुझे इक्वल करना है ना, तीनों को मुझे तो इक्वल करना है, तो इक्वल करने भाई हमने तो ये पढ़ा है कि रेट ऑफ अपीयरिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन रेट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इसी के बाद में मतलब इन तीनों को मैं इक्वल मानता हूँ।
तो इक्वल मानता हूँ, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, चाहे ये लो अपीयरिंग वाला यानी रिएक्टेंट वाला लो, चाहे प्रोडक्ट वाला लो, दोनों के बराबर होगा। अब माई रेट ऑफ अपीयर जो होगा, रेट ऑफ सपोज कर लो कि डिसअपीयर के बराबर तो है, लेकिन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आया है जो कि बैलेंस करने के लिए आया था। तो बैलेंसिंग के केस में देखो, नॉर्मली तो हम ऐसे ही लिख देंगे, कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरिंग रेट ऑफ डिसअपीयर, खत्म। ये नॉर्मल है, जनरल तरीका है ना। लेकिन जब भी बैलेंसिंग इक्वेशन देगा, बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग की इक्वेशन में हम इस कोफिशिएंट को कहाँ कर देंगे, नीचे। समझ में आया ना। तो जनरली बोला तो फटाफट वैसे ही छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हमको बैलेंसिंग एक इक्वेशन देगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम हमेशा कोफिशिएंट को कहाँ चिपकाएंगे, नीचे। अब इस चीज़ को हम देखें कैसे, हाँ या ना, बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं इसी चीज़ को। यही वाला जो हमारे पास रिएक्शन है उसी को हम देखेंगे। ये बेसिक बातें हैं, ध्यान से समझते जाएंगे तो ही काम बन पाएगा। मैं अभी रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले इसको निपटा लेते हैं, टाइप, तब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखूँ, रेट ऑफ रिएक्शन देखूँ, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यस आर नो, डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है, और वो भी क्या लगा रहेगा यहाँ पे माइनस। फिर अगर मैं बराबर करना चाहूँ, चूंकि यहाँ पे क्या था, 2b था ना, है ना, तो ध्यान देना, मैं अगर लिखना चाहूँ जनरल तरीका देखो, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता था, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी रखेंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे। फिर ऐसे यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो सीधा हम लिख देंगे कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिख दूंगा, हाँ या ना। और ये तीनों बराबर हो गए। लेकिन जो ही मैंने स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज किया, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, हाँ या ना, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्लियर हो गया। जनरल तरीका सीधा लिख दो, और ऐसा कोई तरीका, मतलब क्या बोलते हैं, अगर बैलेंसिंग या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा तो उसके नीचे लाके रख दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। सीधा अगर मैं पकड़ूं, जैसे मैं अगर बोल दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो सीधा क्या होगा सर, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अगर अकेले लिख रहा हूं तो अकेले रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, तो सर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन जब तीनों को बराबरी पे लिखूंगा तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के ये पैटर्न है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझ में आ गया, जो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो मास को मेजर करने के लिए आया हुआ है ना, वो कोफिशिएंट है जो एक्चुअल में मास को मेजर करके उसे इक्वल करने का प्रयास कर रहा है। बैलेंसिंग के अंदर बैलेंसिंग क्यों करते हैं, मतलब स्पेशली जब बैलेंसिंग करेंगे तो कोफिशिएंट बहुत अनिवार्य होता है ना, ताकि बोथ साइड का जो कहानी है वो क्या हो पाए, इक्वल हो पाए। ओके, या तो फिर क्या हो जाएगा सर, एक लॉ ब्रेक हो जाएगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकेले लिखेंगे, एक को लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, तो अकेले तो ऐसे लिख दोगे। लेकिन जब सबको बराबर रखोगे तो उस केस में आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, ताकि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो पाए। तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो पाएगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए वाले में जितना, मतलब इस ए के कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज आ रहा है, उस मतलब जो आ रहा है उतने देर में इसका आधा चेंज होगा, उतने देर में इसका मात्र 3 भाग चेंज हो रहा होगा, यस और नो। और मैं बोल रहा हूँ कि तीनों बराबर है, तो कैसे बराबर हो सकते हैं, है ना। मैं अगर इसको नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब जितनी देर में ए में परिवर्तन आ रहा है उतना ही मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन, मतलब टी टाइम है ना, मतलब 5 सेकंड के अंदर सपोज कर लो कि इसका 10 मोल पर लीटर, ठीक है ना, चेंज हो रहा है। 10 मोल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। सीधा सिंपल समझो, 5 सेकंड के अंदर मैंने मान लिया x मोल लीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उतना ही इसका भी हो रहा है, उतना ही इसका भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे असत्य है ये बात, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका 5 सेकंड के अंदर अगर x जा रहा है तो इसका x/2 जा रहा है, और उतने देर में ये इसका मात्र 3 भाग बन पाया है, मतलब तीसरा भाग बन पाया है। क्लियर, यस और नो, ठीक। चलो, ये अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। यहाँ से जो बात समझ में आनी थी वो समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब जनरल वे में आप क्या लिख लेंगे भाई, इसका जनरल तरीका, तो रेट ऑफ रिएक्शन का तरीका मैं आपको दे रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन का तरीका क्या होगा,
कि मान लो यहाँ पे ए है, ए के बगल में क्या है स्मॉल ए, फिर बी है, बी के बगल में अगर स्मॉल बी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है रिएक्शन हुआ, क्या बना हमारे पास, ये बन गया स्मॉल डी कैपिटल डी, ठीक है ना। तो हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आइसोलेटेड लिखना चाहें तो आर ओ आर ऑफ ए क्या होगा सर, वो हो जाएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ओके है ना। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी सिंगल एक एक का लिखेंगे तो वही है ना कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका जो चेंज आ रहा है वो उतना ही आ रहा है, आर ओ आर ऑफ बी माइनस डेल्टा ए सॉरी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, भाई टी टाइम में इतना ही तो चेंज आ रहा होगा इसका, है ना। आर ओ आर ऑफ सी, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ओके। आर ओ आर ऑफ डी, तो वो क्या होगा सर, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम कहाँ डाल देंगे, नीचे, यानी आर ओ आर अगर मैं देख रहा हूँ तो वो होगा मेरा माइनस डेल्टा ए 1 अपॉन ए होगा ना, यहाँ पे 1 हटा दो, ए डेल्टा टी, ठीक है ना। या ऐसे काम करो, यहाँ पे लिख दो माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डेल्टा सी अपॉन सी डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है, हाँ है ना, बिल्कुल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम रख देंगे, और वैसे जनरली तो अलग अलग हम रख लेंगे, समझ में आ रहा है ना। टी टाइम में इसमें कितना हो रहा है, इतना ही हो रहा है, इतना चेंज है, इसमें टी टाइम में इतना चेंज है, इसमें टी टाइम में इतना चेंज है, इसमें टी टाइम में इतना चेंज है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो एक बात समझ में आ गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। चलो यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो आपको ये भी दे सकता है कि जैसे डिसअपियर और अपीयर वाला, वो समझ में आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब इसके आगे की कहानी हम देखेंगे। तो हमारे पास कई सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हमको करना होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया यहाँ पे 2N2O5 है ना, यहाँ पे रिएक्शन हुआ है और बना हमारे पास 4NO2 और प्लस यहाँ पे बना है O2, ठीक है। हमसे पूछ रहा रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करो, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करो। अगर हम आइसोलेटेड करें तो पता है कैसे होगा, आइसोलेटेड करते हैं पहले। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन देखूँ N2O5 का, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू N2O5, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा सर माइनस डेल्टा N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, कितना टाइम लगा, ओके। फिर आर ओ आर ऑफ देखें किसके रिस्पेक्ट में, NO2 के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में क्या मिलेगा सर, डेल्टा ऑफ NO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू डेल्टा सॉरी अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम में NO2 का कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है, ओके। फिर आर ओ आर ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन देखो, अच्छा यहाँ पे तो प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, केवल यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा प्लस, क्योंकि ये क्या है रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब O2 के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है और कितना टाइम लगा है इतना चेंज आने में। लेकिन अगर मैं आर ओ आर इस पूरे इक्वेशन का लिखूँ तब, तो आर ओ आर अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे होगा 1/2 यहाँ पे डेल्टा N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी टाइम में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 NO2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी टाइम में, है ना, कितना चेंज आया, और इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ डेल्टा O2 है ना, O2 के कॉन्सेंट्रेशन में डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज आया, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। यहाँ तक में कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पहले इतना क्या करेंगे आप नोट करेंगे, तब तक मैं इंक डाल दूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो पॉज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्लियर, इसको मैं यहाँ से मिटाऊंगा। अब मैं आगे कहानी को बढ़ाऊंगा, जो मैंने छोड़ा था उसको करते हैं स्टार्ट, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, बच्चों वाला खेल है भाई। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मतलब खुद समझो, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है क्या सर, रेट ऑफ रिएक्शन या आर ओ आर। अच्छा एक चीज़ तो क्लियर कर लेना, आर ओ आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होगा, आर ओ ए का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेशन, यानी प्रोडक्ट की बात कर रहा है अपीयर, ठीक है ना, और रेट ऑफ डिसअपीयर, ठीक है ना, एफ भी यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है ना। तो भैया कितना फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, उसकी जो रेट है, फॉर्मेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने की या फॉर्म होने की जो रेट है, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसे भी हम लोग आर ओ ए बोलेंगे, ओके।
मेनली तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, तीनों आपस में बराबर होते हैं, बस कोफिशिएंट को यहाँ पे इनके नीचे डाल दो। ओके, ये बात क्लियर है ना। आर ओ आर का मतलब क्लियर होना चाहिए, क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से समझना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का मतलब क्या है कि भैया चेंज कितना आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, यस और नो, और कितना टाइम लग रहा है ना। अब इस टाइम के बिहाफ पे हम लोग टाइप्स निकालते हैं, ठीक है ना। सपोज कर लो ये जो टाइम है वो एक इंटरवल के रिस्पेक्ट में, मतलब कोई इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी जो टाइम यहाँ पे है वो इंटरवल ऑफ टाइम है या टाइम इंटरवल है, ऐसे बोल सकते हो, टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है या इंटरवल ऑफ टाइम, जो भी बोल सकते हो। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेंट टाइम हो, यानी टाइम दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इंस्टेंट ऑफ टाइम हो या तो इंटरवल ऑफ टाइम हो। टाइम कितने टाइप के, दो टाइप के। अब अच्छे से समझ लो, यहाँ पे जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो वो दो टाइप से आप देख सकते हो, या तो आप इंटरवल ऑफ टाइम में देख रहे हो, इंटरवल ऑफ टाइम में, या तो आप इंस्टेंट ऑफ टाइम में देख रहे हो। इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक गैप दिया होगा, एक गैप दिया होगा। जैसे आज के डेट में आप जानते हो मैं बार बार एवरेज की बात करता हूँ, तो एक्चुअल में इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ही क्या होता है, एवरेज होता है ना। और जब मैं इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करूँ तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस हो गया, ठीक है ना। इस चीज़ को पकड़ो, यानी इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इसका मतलब एवरेज, और इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस। 50 लाख बार हम लोगों ने पढ़ा होगा इसको, एवरेज इंस्टेंटेनियस बार बार आता है, पकड़ते हैं क्या मतलब है इसका। हर बार मैंने एक ही एग्जांपल दिया, एक बार फिर से दे दे रहा हूँ एग्जांपल। हम लोग हमेशा एवरेज का, मतलब मैंने पर्सनली एवरेज कहाँ पे देखा हुआ है, क्रिकेट के अंदर, है ना, मैचेस के अंदर। भैया एक व्यक्ति आता है, उसका एवरेज दिखा होगा, एवरेज रन रेट कितना है, आप स्कोर कार्ड वगैरह के अंदर भी देखेंगे एवरेज रन इतना चाहिए, ये वो हिंते लमटे। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लो अगर आज के डेट में विराट कोहली है या महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं, ठीक है ना, तो महेंद्र सिंह धोनी जब उतरेगा आईपीएल के अंदर, ठीक है ना, 2024 में जब आईपीएल खेलने आएगा, सॉरी 25 में आईपीएल खेलने आएगा जब महेंद्र सिंह धोनी, तो उस केस में क्या होगा, जब वो उतरेगा बल्लेबाजी करते हुए, तो बल्लेबाजी करने, तो उसका एवरेज स्कोर दिखाएगा, ऐसे दिखा देगा कि 50 समथिंग है या 38 समथिंग है। ओके, तो ये मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट। इसका मतलब ये है कि इसने आज तक जितने मैचेस खेले हैं, वहाँ पे लिखा भी होगा टोटल मैचेस कितने खेले, 342 या 348 ऐसे समथिंग लिख देगा, या 500 मैचेस ऐसे डाल दिया, तो इसका मतलब टोटल मैचेस इतने इतने खेले हैं। और इसने इन सभी मैचेस को, मतलब इन सभी मैचेस के रन को अगर मैं मिला के बोलूँ तो इसने इतना एवरेज रन मारा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सभी मैचेस को पकड़े तो उस पूरे मैचेस को मिला के इतना रन, सॉरी इसका एवरेज रन है, यानी हर मैच में इसका इतना रन बनेगा तब, है ना। तो इसने कितने मैचेस लिए, बहुत सारे मैचेस लिए हैं, है ना। यही होता है इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम इंटरवल की बात हो रही है। या ऐसे कोई सीरीज है, जैसे ऐसे भी बोल सकता है, जैसे ये तो उसका टोटल का हो गया, ऐसे भी बोल सकता है 2024 का एवरेज, भैया 2024 के अंदर इसने जितने भी मैचेस खेले हैं, 12-14 मैचेस खेले, तो उसके अंदर इसका एवरेज रन रेट कितना रहा, है ना। तो वहाँ पे भी एवरेज होगा, तो एवरेज मतलब 13-14 के बीच की कहानी है। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर मैच के अंदर कितना इसने मारा, समझ में आ रहा है। यानी ऐसे कुछ बात हो गई कि भैया 2017 क्या बोलते हैं 2018 के अंदर जब ये कहाँ गया था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ ये खेल रहा था फर्स्ट मैच, तो इसने कितना रन मारा था, वो एक स्पेसिफिक मोमेंट की बात कर रहा है ना। तो उस केस में हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, ठीक है ना। यानी सपोज कर लो कि मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि भैया मैं कॉपी किताब लेके बैठा हूँ, चेक कर रहा हूँ ना कि कितना कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज आ रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि भैया 5 से 10 सेकेंड के बीच में कितना चेंज आया है, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज, सॉरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर मैंने बोला 5वें सेकेंड पे कितना आया, 5वें सेकेंड पे कितना आया, 5वें सेकेंड पे यानी एग्जैक्ट 5 सेकेंड पे कितना चेंज आया, दैट इज द इंस्टेंटेनियस। क्लियर है। एवरेज का मतलब इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज देखते हैं हम लोग, और इंस्टेंटेनियस का मतलब एक इंस्टेंट टाइम पे देखते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखते हैं। ओके, क्या देखते हैं कि चेंज कितना आया रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज कितना आया, ये ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के अंदर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कितना, सॉरी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के अंदर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चेंज आया, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कितना
एक इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज आया, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों बात एक ही है, रेट ऑफ रिएक्शन तो दोनों से पता चलेगा, चाहे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखो चाहे प्रोडक्ट का देखो। इंटरवल ऑफ टाइम में देखा तो एवरेज, और अगर इंस्टेंटेनियस टाइम में देखा तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है? चलो अच्छी बात है, इस चीज को लिख लेते हैं। तो कितने होंगे? 2। सबसे पहले एवरेज, ठीक है ना। एवरेज का मतलब क्या है कि चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसे डिनोट कैसे करोगे? इसे डिनोट करोगे ROR जो होगा वो एक्चुअल में कैसा होगा? तो ROR इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा डेल्टा R बाई डेल्टा T माइनस यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, है ना। अगर मैंने कोई क्या लिया है, रिएक्टेंट लिया है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में, तो उस केस में ये आपको देखने फिर मिलेगा। ये आपका जो ROR होगा वो कैसा होगा? एवरेज होगा। तो आपको सर इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है, बिल्कुल इसमें जैसा आप पढ़ते हैं वही होगा, है ना। जैसा भी आप अभी तक आप पढ़ते हैं वही तो है ना। अच्छा, अगर मैं इसको चाहूँ चेंज करना, जैसे क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेके आना चाहूँ, ये तो जनरल वाला है, जब नहीं है बैलेंस, सॉरी बैलेंसिंग वाला पोर्शन नहीं दिया है, लेकिन आप कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले लो, ठीक है ना, कोई भी केमिकल इक्वेशन ले लो और उसके बिहाफ पे देखो, तो उस केस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे फिर से वही चीज़ कि यहाँ पे A है, फिर यहाँ पे B है, यहाँ पे फिर C है और फिर यहाँ पे D है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल c, यहाँ पे स्मॉल d। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं वो भी एवरेज, तो कैसे निकलेगा सर? बड़ा सिंपल है, ROR निकालना, वो भी कैसा? एवरेज का। तो वो हमको ऐसे मिल जाएगा कि -1 अपॉन A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1 अपॉन B चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। ठीक है ना? नहीं दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है ना। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ROR इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस में डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1 अपॉन B, यहाँ पे आएगा डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ठीक है। और इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन C डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1 अपॉन D डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। ओके, ठीक, ये ROR होगा अपना एवरेज वाला। कैसा है? एवरेज वाला, एवरेज ROR। अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर लें तो इंस्टेंटेनियस में आप सबको पता है क्या? अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा। इसमें क्या आता है? डेल्टा, ठीक है ना। अब आगे देखना इंस्टेंटेनियस वाले में, इंस्टेंटेनियस ROR, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें आपको कैसा दिखाई देगा भैया? चेंज इन मोलर, बस सेम वाला यही छापो, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोल में ले रहा है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसीलिए बोला जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन मोल लीटर ले रहा है ना, यानी मोल में ले रहा है, तो इसलिए इसको बार बार लिखा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के हमारे पास 50,555 तरीके थे, है कि नहीं? कैसा थे ना, सोल्यूशन के अंदर पढ़ा गया था। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन इन रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, ठीक है ना, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे? तो ROR इंस्टेंटेनियस वाला जो होगा वो कैसा होगा? तो वो ऐसा होगा कि यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -dr अपॉन dt, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट कर लेना, इज इक्वल टू यहाँ पे dp अपॉन dt। क्लियर है? ये मिलेगा। इसमें जो d दिख रहा है, d को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से। मतलब बोलते हैं ना d, तो d का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में तो डिफरेंशिएशन है, लेकिन वैसे तो हम क्या बोल देंगे? डेल। और यहाँ पे क्या है? डेल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल लगेगा और यहाँ पे डेल्टा, ठीक है ना। ये क्या? ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताएगा,
है ना, और ये बड़े टाइम के लिए बताएगा। तो देखो डेल्टा में 5 वर्ड आ रहा है, यानी बड़ा है, और डेल मतलब छोटा है। ये वाहियात चीज़ें हैं, है ना, समझाने के लिए। अब उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि भैया डी है तो इसका मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम है, जिन्होंने पहली बार देखा है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई पहली बार यहाँ पे पढ़ रहा है, इसलिए मैं ये बात करूँगा ही नहीं। अब मान लो इसी रिएक्शन के लिए, इसी हाइपोथेटिकल इक्वेशन के लिए, ये हाइपोथेटिकल है, अपने मन से बनाया गया है ना। तो हाइपोथेटिकल इक्वेशन के लिए अगर मैं देखूँ तो क्या मिलेगा मुझे, आर ओ आर ऑफ इंस्टेंटेनियस आर ओ आर, ऐसे बोलो इंस्टेंटेनियस आर ओ आर। तो वो क्या होगा, तो वो होगा सर मेरा -1/a डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/b डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/c डी सी अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/d यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी टी, ठीक है ना, हाँ या ना, दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। यही हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यही 2 टाइप आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, हाँ या ना। चलो अब ये बात समझ में आ गई। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि राइट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसका, N2 + 3S2 और यहाँ पे हो जाएगा 2NH3, ये होगा। कह रहा है इसी काम को क्या लिख के दिखा दीजिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, लिख लेंगे, हाँ या ना। और इसने पहले ही बोल दिया कि अगर H2 का जो है वो x मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, x मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू x मोल पर लीटर, मुझे क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। कैसे लिखते हैं सर, सिंपल करते तो है सर, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा dN2 अपॉन dt हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, यहाँ पे dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे NH3 हो जाएगा, और सर यहाँ पे डी भी लगेगा और dt हो जाएगा ना। यही तो होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसने बोला है कि S2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो x मोल है। ओके, अच्छा इसका x मोल है तो बाकी का भी तो निकल सकता है, मैंने आपको पहले ही समझाया है। कैसे समझाया है, देखो अगर S2 का क्या है क्या बोलते हैं x है, तो थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं N2 का कॉन्सेंट्रेशन देखूँ, H2 का कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कैसे बराबर होगा सर, वो H2 के कॉन्सेंट्रेशन के बाई 3 होगा, है ना, ऐसा कुछ समथिंग होगा। अब मान लो N2 का ये है, तो मान लेता हूँ कि इसका कितना है, x है, तो N2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, x/3 मिल गया, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, N2 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, x/3, तभी होगा। अच्छा इसके बाद समझना, हाँ इसके बाद कहाँ पे जाए हम, NH3 का अगर हम देखें तो N2 के रिस्पेक्ट में देखो, तो N2 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 2NH3 है ना, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इसके बराबर होगा, है ना। और इसकी वैल्यू हमको पता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है सर, x/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x/3, तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन हमको क्या मिल जाएगा, 2x/3। इसी चीज़ को आपको क्या करना चाहिए, पुट कर देना चाहिए। अब आप चाहो तो यहाँ से पुट कर सकते हो, ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे फटाक से पुट करो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, तो बाकी का कॉन्सेंट्रेशन आप फटाफट निकाल के रख दो। तो यहाँ पे -dH2 होगा, यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा देखो यार सिंपल होगा यार, यहाँ पे ना कि सब कुछ बराबर मिलेगा आपको, यानी यहाँ भी x/3 मिलेगा, यहाँ भी x/3 मिलेगा, यहाँ भी x/3 मिलेगा। मैंने बराबर किया है ना, अलग अलग लिखूंगा तो वो अलग अलग है, ये तो मैंने अलग अलग दिखाया ना, N2 x/3 है, NH3 जो है 2x/3 है। लेकिन जब मैं इसके सामने रखूँगा तो सबका क्या मिलेगा, मुझे जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा, ध्यान से देखना कि जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो आएगा हमारे पास x/3, क्या आएगा x/3, और यहाँ पे ऐसे कर लो 1/3 dx/dt, हाँ या ना।
नहीं समझे? चलो ठीक है, देखो भाई N2 के जगह पे तुम लोग रखोगे तो क्या मिलेगा? N2 का देखो, N2 का कितना है कॉन्सेंट्रेशन, x/3, यहाँ पे लिख दो। इसका भैया x/3 है ना, x/3 मैंने लिख दिया, सिंपल। पहले लिखो, ये हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखोगे तो इसका तो S2 का x है, तो -1/3 इंटू एक्स, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा हमको? x/3 है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से 1/2 प्रेजेंट है ना, 1/2 प्रेजेंट है, और इसका क्या हो जाएगा 2x/3, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पे भी क्या गया? x/3 ही तो आया। तो क्या नज़र आया हमको? x/3 सबका नज़र आएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना। तो ये क्या है? अच्छा ये क्या है? ये एक्चुअल में जो इसने लिखा है, ये एक्चुअल में रेट ऑफ डिसअपियर है कि नहीं है? रेट ऑफ डिसअपियर है, तो रेट ऑफ डिसअपियर ऑलवेज क्या होगा? -x/3 और रेट ऑफ अपीयर क्या होगा तब? रेट ऑफ अपीयर इज इक्वल टू x/3 हो जाएगा। इस चीज़ को हटा दो, ये गलत है। ओके, बाकी समझ में आ गया? तो अगर एक का पता चल जाएगा तो बाकी भी हम पता कर लेंगे, ये कहना चाह रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम और आगे बढ़ेंगे, इसको हम यहाँ से मिटाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए मिलेगा आपको करने के लिए, और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और आप कर लेंगे, है ना। हाँ, बाकी अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या हम लोग? ग्राफ। क्या देखेंगे? ग्राफ। ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी, अब हम ग्राफ देखेंगे। किसका देखेंगे हम लोग? ग्राफ देखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है ना। वैसे ग्राफ तो आप सब लोगों को पता है, ज़्यादा कुछ समझाना है नहीं इसमें। एनसीईआरटी ने जो ग्राफ दिया उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लो एक ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? टाइम है। क्या ये ग्राफ आपको पता है? ये रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना। घटता है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे घट रहा होता है, बच्चों वाला है ना। अच्छा, प्रोडक्ट का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? तो प्रोडक्ट का ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। इसमें क्या होता है कि टाइम बढ़ रहा होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा होता है? बढ़ता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्टेंट लिख दिया, दैट मीन्स यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे मुझे पी नहीं लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ऐसा देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल। अब इसमें देखो, अगर मैं मान लो सपोज कर लो एक T1 टाइम पे देख रहा हूँ, T1 टाइम पे, है ना, ये T1 टाइम है। T1 टाइम पे अगर मैं देखूँ कॉन्सेंट्रेशन, T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं देखूँ, सपोज कर लो कि यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो CI है, ठीक है ना, या C1 है। क्या है? C1। T2 टाइम पे देखूँगा मैं तो कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है, T2 टाइम पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया C2, ठीक है ना। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। T1 टाइम पे मैंने क्या मान लिया? T1 टाइम पे C1 कॉन्सेंट्रेशन मान लिया, और T2 टाइम पे देखो C2 मान लिया। देख रहे हो ना, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टाइम के बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं निकालूँ, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? सर C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। मानूंगा कि नहीं मानूंगा? नहीं, बाद में कितना हो रहा है? C2 ना, बाद में C2 हो रहा है, पहले कितना है? C1, तभी तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा मेरा C2 माइनस C1, और ये कैसा होगा? सर ये एवरेज होगा। ये कैसा होगा? एवरेज। ओके, और C2 माइनस C1 हो गया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा तब? माइनस। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। अब इसको 50 यार अक्षरों से लिखते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव एक ही है। ठीक है, प्रोडक्ट के केस में देख लो, ये एवरेज वाला केस, ठीक है ना। प्रोडक्ट के केस में देखोगे तो फिर मान लो मैंने क्या देखा? मैंने T1 टाइम पे देखा, T1 टाइम पे मैंने देखा C1 है। T2 टाइम पे अगर मैं देखूँ तो T2 टाइम पे देख रहा हूँ मैं C2 हो गया, है ना। बाद में कितना हो जा रहा है? अगर मैं एवरेज निकालूँ तो एवरेज ROR क्या होगा? सर एवरेज ROR मतलब बाद में कितना है? C2, पहले कितना है? C1। टाइम कितना लगा बाद में जाने पे? T2, और पहले कितना टाइम था? T1, मतलब कितने टाइम पे? C1 था, तो भाई T1 टाइम पे C1 था। ओके, यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि खुद देख सकते हो कि भैया जो C2 है C1 से बड़ा है, इससे पॉजिटिव होगा। तो ये एवरेज की कहानी हो गई, है ना। यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहीं पे अगर हमसे बोल दे इंस्टेंटेनियस का ग्राफ बनाइए, तो इंस्टेंटेनियस के एक पॉइंट पे देखोगे, मतलब इंस्टेंटेनियस के केस में देखोगे। इसको मैं मिटाऊँ? बिल्कुल। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के केस में अगर हम देखेंगे तब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस के
केस में अगर हम देखें तो इंस्टेंटेनियस के केस में अगर हम देखते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में, और ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, स्लोप ड्रॉ करते हैं। समझ पा रहे ना, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पॉइंट पे देखना है मुझे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना है, यस नो। उसमें तो इंटरवल ऑफ टाइम था, इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ओके। एक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिनोट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉरी नहीं, एकदम सही है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और जो टेंजेंट है वो जितना एंगल क्रिएट कर रहा है दैट इज द स्लोप, ओके। और यहीं से कहानी आती है किसकी, मान लो ये टी टाइम पे देख रहा हूँ, और ये टी टाइम अपने आप में बहुत छोटा टाइम है, बहुत छोटा टाइम है। वैसे हम देखो एक्चुअल में करते क्या है, सीधा सीधा बताओ तो एवरेज को ही इंस्टेंटेनियस के अंदर कन्वर्ट किए हम। इंटरवल ऑफ टाइम वहाँ भी लेते हैं, लेकिन छोटा इंटरवल ऑफ टाइम ले लेते हैं, बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं। इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, इसके रेफरेंस में आप काम करो। इंस्टेंटेनियस में एक सिंगल पॉइंट मिलता है हमको, वही एक दिक्कत खड़ी होती है। समझ में आ रहा है ना भाई, इसने 5वें सेकंड पे बोल दिया, उसमें क्या था ना कि T1 से T2 था, T1 से T2 के बीच में गैप दिया था, इसमें नहीं, इसमें डायरेक्ट बोल दिया T पे देखो। तो T अपने आप में क्या है, पूरे के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा टाइम है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे निकालोगे स्लोप व्लोप का खेल देखते हुए, ठीक है ना, तो सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा इंस्टेंटेनियस, वो कैसा मिल जाएगा सर, dr/dt, ठीक है ना, dr/dt। खुद देख सकते हो स्लोप कैसा है, नीचे की ओर है ना, स्लोप कैसा है, नीचे की ओर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एंगल भी क्या होगा, नीचे, मतलब यहाँ पे स्लोप नीचे आ रहा है ना, तो स्लोप के बिहाफ पे आप समझ सकते हो कि भैया यहाँ पे माइनस में चलेगा, डिक्रीजिंग है ये, है ना। अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा तो ये सब समझ में आ रहा होगा। फिर ROR, अगर मैं इंस्टेंटेनियस देख रहा हूँ लेकिन किसके, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहा हूँ ये T है, ठीक है ना। इस पे मैं देखूंगा तो देखो अब स्लोप कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, दिख रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा, है ना। इसमें क्या था, नीचे की ओर आ रहा था, इसमें क्या था, नीचे की ओर। आप चाहो तो ट्राइंगल बना के देख सकते हो। इसमें क्या ऐसे चलना पड़ेगा आपको, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, इसमें क्लॉकवाइज चलना, इसमें कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। जैसे देखो अगर मैं चलूँ तो ऐसे चलूँगा, हाँ है ना। और इसमें अगर देखा जाए तो, इसमें अगर देखूँ मैं तो इधर से चलना पड़ेगा, इधर से चलना पड़ेगा ना, अरे ऐसे चलूँगा ना मैं भाई, इसके रिस्पेक्ट में इधर से बना रहा हूँ मैं, तो इस केस में क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ सकते हो, इस चीज़ को मिलाओ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ध्यान से देखो यहाँ पे कैसा एंगल बन रहा है सर, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, दिख रहा है। ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कैसा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से अधिक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा बना रहा है सर, एक्यूट एंगल। समझ में आ रहा है, हाँ है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। जितने लोगों को नहीं पता उनको मैं पूरा अच्छे से समझाना चाहूँगा, है ना। क्यों आखिर माइनस आया, क्यों प्लस आया, देखो भाई इंस्टेंटेनियस में मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि आप देख लो काम खत्म। मैं बता रहा हूँ, देखो जब हम हमेशा डिफाइन करते हैं तो चूंकि हमको पता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सर इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं टी टाइम पे देख रहा था तो टी टाइम पे मैं गया इस क्या बोलते हैं, इस कर्व के पास, इस कर्व के इस पॉइंट पे मैं टच किया, इस टी टाइम के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट मिलेगा हमको, इसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इतना मिल रहा है। तो मुझे अगर इसको डिनोट करना है, बताना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लोप डिफाइन क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो टेंजेंट जितना एंगल यहाँ पे क्रिएट करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, वही क्या कहलाएगा, स्लोप। वही क्या होगा, स्लोप। मेनली ये स्लोप के बिहाफ पे ही आप क्या बता सकते हो कि कितना चेंज आ रहा है। जैसे जो ही मैंने इसको ड्रॉ किया तुरंत एक ट्राइंगल बन जाएगा, सोच पा रहे हो, तुरंत क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। उस ट्राइंगल के बिहाफ पे आप काम करते हो, है ना। मेनली आपको पता है ना कि कितना चेंज आया। सपोज कर लो यहाँ पे चेंज कितना आया, dy, और यहाँ पे क्या होता है, dt। dy/dt अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा सर, tan थीटा आएगा। ये tan थीटा, ये जो थीटा है ना, वही पूरा खेल खेलता है। इसी को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। ओके, टेंजेंट ड्रॉ करोगे थीटा आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, मैं अगेन बता रहा हूँ, है ना। अब अगर थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए वैल्यू किस में आई है, माइनस में। अरे भाई अगर tan 90 प्लस थीटा अगर मैं लिख दूँ तो tan 90 प्लस थीटा क्या होगा सर, माइनस कॉट थीटा। यस आर नो, माइनस में चला गया कि नहीं चला गया, बोलो हाँ या ना। तो माइनस आ गया ना, नेगेटिव साइन आएगा ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल जब भी रहेगा तो उस केस में जो हमारा स्लोप होगा, ये बहुत पहले ज़माने में पढ़ाया आपको, है ना, और बहुत बार यूज किया गया। तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो रिजल्टेंट है वो निगेटिव हो गया, क्योंकि ऑप्टिक्स एंगल बना। एक्यूट एंगल के केस में क्या होता है,
पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। ओके, ये ग्राफ याद रख लेना। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी प्रोडक्ट के केस में देखें एट टी टाइम पे देख रहे थे हम लोग एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा पे, सॉरी डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ठीक, ये दो बातें आपकी क्लियर हो गई। अच्छी बात है कि आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का? क्या होगा? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तो सिंपल है भैया कि हमको पता है कि रेट हम निकाल कैसे रहते हैं। तो ये चेंज कितना है कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कितना टाइम लगा, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको इसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट ऑफ रेट अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो उसके इसमें मुझे यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट और टाइम की यूनिट, समझ में आ रहा ना। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट कितनी है? मोल पर लीटर, यस नो, मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट कितनी है? सेकेंड। ओके, अब ध्यान से समझा जाए तो यहाँ पे देखोगे तो ये सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड, लीटर इंटू सेकेंड आ गया। अब देखना ध्यान से, मोल ऐसे ही रहेगा, लीटर को ऊपर कर दो तो इंटू लीटर माइनस 1 और सेकेंड माइनस क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या है? ROR की यूनिट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो कितना होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड, सर इंटू सेकेंड, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोगों ने यहां तक कहानी खत्म कर दी, ठीक है। अब एक चीज और सुन लेना, क्या? अगर मान लेता हूं, नोट करके लिख लेता कि अगर इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, ठीक है ना। अगर क्या हो? ये गैसियस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो, तब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा देन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिख दो सीधा सीधा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय या एक्सप्रेस्ड इन एटम पर सेकेंड। एटम क्या है? इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, हाँ ATM, ATM का मतलब समझ में आ रहा है ना। जहाँ पे भी लिखा होगा ATM तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू सॉरी पर सेकेंड, यानी ATM अपॉन सेकेंड। ओके, हाँ या ना। या इसी चीज़ को अगर हम मिनट के भी यहाँ पे करें तो मिनट में भी लिख सकते हैं कि ATM पर मिनट, ठीक है। हाँ या ना। कब के लिए है? जब हमारा रिएक्टेंट किस में होगा? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होगा, तब रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस में दर्शाएंगे? तब हम ATM पर सेकेंड या ATM पर मिनट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाँ या ना। चलो, अच्छी बात है कि आप लोगों ने पूरा का पूरा खेल समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे की बात करते हैं। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग, चालू करिए। चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ व्यवस्था अपने पास है। रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? सेकेंड मार्कर कहाँ है इसका? नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, एक सेकंड के लिए पॉज कर दीजिए क्योंकि ये हल्का हो गया है। चलिए अब ध्यान से हम समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी एक रिएक्शन की स्पीड को क्या कर सकते हैं? इफेक्टेड कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब समझ पा रहे हैं?
मतलब जो रिएक्टेंट है, क्योंकि देखो रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनने वाला है, तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन की स्पीड कैसी होगी। अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट है तो उतना ही ज़्यादा स्पीड होगी रिएक्शन की, ठीक है ना। नहीं, इसको पकड़ो पहले, ध्यान से समझो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ पे लिखा जाएगा एट, ध्यान से समझो, एट फिक्स टेम्परेचर। मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा फील करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको पूरा फील आएगा, पूरी जिम्मेदारी मेरी है ना। आप क्वांटिटी पे भाग रहे हो ना, बट मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझा दूंगा। एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। एट फिक्स टेम्परेचर एंड अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जानते हो क्या करता है, आज समझ लोगे अच्छे तरीके से क्या करता है वो, ठीक है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to concentration of reactant, ठीक है ना, क्लियर। मतलब ये जो क्या बोलते हैं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो अगर फिक्स टेम्परेचर पे देखा जाए और कैटलिस्ट नहीं है उस पूरे में, तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास रिएक्टेंट रहेगा, उतना तगड़ा वाला क्या होगा, उतना तगड़ा रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, यानी उतना जल्दी चीज़ें बनेंगी। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस चीज़ को आप ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, ध्यान देना, हमने क्या ग्राफ बनाया है, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाते हैं कि नहीं बनाते, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा भी था। और एक दूसरा ग्राफ ऐसा होता है। ये वाला ग्राफ किसका है सर, ये वाला ग्राफ बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट, ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट। अभी कारण समझ में आ जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है ना, डिक्रीज इन रिएक्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये सर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, टाइम। ओके, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए ध्यान से समझ जाता हूँ मैं आपको कि क्या मतलब है इसका। देखिए जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन, मतलब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा रिएक्टेंट का, है ना, आगे आपको जाके एक पढ़नी है थ्योरी, आगे मतलब इसी चैप्टर में, ऐसा नहीं कि मतलब आगे इस 12th के आफ्टर, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसी चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है कोलिजन थ्योरी। ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कैसे हो रहा है, ये बताएगा हमें क्या कारण है। एक्चुअल में होता क्या है ना कि एक्चुअल में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, समझ पा रहे हैं, वो आपस में, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है ना, मिले और क्या बना दिए, सी। तो एक्चुअल में ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे और टक्कर करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं, सी में, यानी आपस में क्लोज होते हैं, क्लोज होने के बाद आपस में चिपक जाते हैं, मतलब टकराते हैं, टकराने के बाद मतलब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद आपस में चिपक जाएंगे और एक नया पदार्थ बना देंगे। और उस कोलिजन के दौरान इनका रीअरेंजमेंट होता है, इस कोलिजन के दौरान इनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट। जैसे यार एक बात बताओ, यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे CuSO4 है और यहाँ पे है Na बैठा हुआ बगल में, ठीक है ना, अचानक से आप देखते हो कि Na2SO4 बन जाता है और कॉपर बाहर हो जाता है, ऐसा देखें आप लोग। तो क्या हुआ एक्चुअल में, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले ये कोलाइड हुए, ऐसे टकराए, टकराने के बाद रीअरेंजमेंट हुआ और रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या हो गया, नया आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिला। समझ में आ रहा है, यही होता है भाई। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक चीज, अभी देखो बहुत सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी, इस पूरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते जाना। सपोज कर लो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब इनकी मात्रा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात ये अच्छा खासा प्रोडक्ट दे पाएंगे और उतना जल्दी प्रोडक्ट दे पाएंगे, क्योंकि टक्कर उतनी आसानी से हो पाएगा। समझ पा रहे हो, जैसे मान लो ये टकराएंगे तो केवल यही है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, तो टक्कर ज़्यादा से हो जाए। अगर मान लो कॉन्सेंट्रेटेड कम है, डाइल्यूशन वाला खेल देखे हो ना तुम लोग, समझ पा रहे हो, तो डाइल्यूशन अगर कम है, डाइल्यूटेड है, तो डाइल्यूटेड मतलब दूरी होगी, गैप होगी, तब इनको टकराने में दिक्कत होगी भाई, समझ पा रहे हैं। तब उस केस में प्रोडक्ट बनने में हमको टाइम देना पड़ेगा। क्लियर, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अच्छा एक बात तो समझ में आ गई सर कि इनको टकराना पड़ेगा। इसका टकराने का मतलब ये है कि मान लो इनके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी में तो ये नहीं टकरा पाएंगे ना, इसके लिए इनको और एनर्जी देनी पड़ेगी और एक मैक्सिमम एनर्जी पे जाने के बाद ये प्रोडक्ट बनाएंगे।
तो यहीं से आपको दो एनर्जी यहीं से पकड़ में आएगी, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये दोनों एनर्जी मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अरे एकदम कंफ्यूज मत होइए, बस आपको जो समझना है वो समझ लिया आपने, आगे सब समझाऊंगा मैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या बोलते हैं अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर रिएक्टेंट जो होगा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन उसका हाई रहेगा, यानी जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा जल्दी क्या होगा, रिएक्शन होगा। समझ पा रहे हैं ना, तो स्पीड उतनी ही ज़्यादा तेज होगी। लेकिन उस केस में हमको समझ लेना है कि भैया रिएक्शन इस दौरान टेम्परेचर को फिक्स रखना है और कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। कैटलिस्ट क्या करता है वो भी आगे देखेंगे। सेकेंड नंबर पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसके बारे में ना ही लिखूं तो भी काम चल जाएगा, इसका हेडिंग है सब कुछ बता दे रहा है। मान लो जैसा रिएक्टेंट वैसा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। मान लो कोई रिएक्टेंट है, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे Na2SO4, अब मैं यहाँ से पूछूं रिएक्शन होगा, नहीं होगा। कॉपर की औकात है कि सोडियम को हटा दे, बच्चों वाला खेल पढ़ा रहा हूँ, मतलब बच्चों वाला रिएक्शन है ये, इतना रिएक्शन तो पता होगा। वाई कॉपर क्यों नहीं इसको हटा सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे आता है, हाईली रिएक्टिव सोडियम है, सोडियम को हटाने की औकात ही नहीं है इसकी, ये कितना भी टकरा ले ऐसे जाके खूब टक्कर मारे, लेकिन सोडियम वहाँ से हिलेगा ही नहीं, है ना, सोडियम का तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम हमको यहाँ से डिस्प्लेस कर पाओ, तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं। और अगर यहीं पे सेम कहानी में अभी हमने देखा, यहाँ पे Na बगल में होता, कॉपर सल्फेट होता, 2 सेकंड के अंदर तुरंत बन जाता Na2SO4 और यहाँ पे कॉपर, है ना। तो कैसा रिएक्टेंट ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होगा ही नहीं, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्टेंट जैसा लोगे वैसा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्टेंट जैसा लोगे दैट मीन्स रिएक्टेंट का